गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, आज का डेट है 5 अगस्त और आप लोग जानते होंगे कि आज जो है अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की आज कार्यक्रम है। राम मंदिर की नींव रखी जा रही है और ये एक बड़ा ऐतिहासिक पल है। आप सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों के लिए इन समसामयिक घटनाओं के संबंध में जागरूक रहना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। अब हम चर्चा कर रहे थे हमारे टॉपिक के बारे में और हमारा टॉपिक चल रहा था शक्ति, सत्ता और वैधता। और यहाँ पर हम संपन्न कर चुके थे शक्ति के प्रारंभिक परिचय को, शक्ति की परिभाषाओं को। तो अब हम पढ़ेंगे शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि शक्ति और बल में अंतर होता है और उसी प्रकार शक्ति और प्रभाव में भी अंतर रहता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति है। मैंने बताया था कि शक्ति क्या है, शक्ति के अंदर बल छिपा हुआ रहता है और बल क्या है, एक प्रकट शक्ति है। शक्ति में बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं। जब शक्ति और बल में अंतर किया जाता है तो शक्ति अप्रकट होती है, जबकि बल उसका प्रकट रूप है। जब शक्ति व प्रभाव में अंतर किया जाता है तो प्रभाव अप्रकट होता है, तब शक्ति प्रकट होती है। शक्ति अप्रकट तत्व है लेकिन बल प्रकट तत्व है। जैसे पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित रहती है, लेकिन जब यह वास्तव में उसे दंड देती है, जो कि आर्थिक दंड से शारीरिक दंड तक कुछ भी हो सकता है, तब वह बल का प्रयोग करती है। अथवा शिक्षक के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति रहती है और जब वह वास्तव में ऐसा करता है तब उसकी शक्ति बल में बदल जाती है। इसी तरह शक्ति और प्रभाव में भी अनेक समानताएं और असमानताएं होती हैं। दोनों ही एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है। देखिए, इस पैराग्राफ को हम जरा समझते हैं विस्तार से कि शक्ति और प्रभाव क्या करते हैं। दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। शक्ति प्रभाव को पैदा करती है और प्रभाव शक्ति को पैदा करता है। कोई चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो उसके पास शक्ति है। हाँ, सरकार ने उसको अपॉइंट किया है, उसको खाकी वर्दी पहनाई है और उसके पास अधिकार है, तो उसकी जो शक्ति है वह अपने आप में प्रभाव पैदा कर रही है। वो ऐसा प्रभाव पैदा कर रही है कि उसके इशारे मात्र से पूरे ट्रैफिक का संचालन हो रहा है या लोगों के आचार व्यवहार का नियमन हो रहा है। लोग उसकी मर्जी से आ जा रहे हैं। उसी प्रकार प्रभाव भी शक्ति पैदा करता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नेता है या धार्मिक गुरु है, उसका प्रभाव है लोगों पर और वो प्रभाव ऐसा है जो उसकी शक्ति है। यदि वह अपने अनुयायियों से, अपने अनुचरों से कोई भी कार्य करने को कहता है तो निश्चित रूप से उसके जो अनुयायी हैं, जो अनुचर हैं, वो उसका कहना मानेंगे। हम देखते हैं आए दिन कि किसी नेता गिरफ्तारी हो जाने पर उसके जो अनुचर होते हैं वो शहर में तोड़फोड़ या दंगा कर देते हैं। उसी प्रकार जब किसी बड़े संत नेता की या धर्मगुरु की गिरफ्तारी होती है तो उसके जो अनुयायी होते हैं वो शहर में तोड़फोड़ या दंगा करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभाव भी शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति अपने आप में प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने पर प्रभावशाली होते हैं। शक्ति भी औचित्यपूर्ण यानी कि वैध होनी चाहिए और व्यक्ति का प्रभाव जो है वो भी वैध होना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन करके चौराहे पे खड़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास ऐसा प्राधिकार ना हो, उसका वहाँ खड़े होना, उसका वो वर्दी पहनना वैध ना हो। उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के प्रभाव को हम वैध नहीं मान सकते। कोई भी व्यक्ति नेता या धर्मगुरु इतना बड़ा नहीं बन सकता जब तक जनता की उससे सहमति, स्वीकृति या वैधता प्राप्त नहीं हो जाए। तो शक्ति और प्रभाव दोनों ही औचित्यपूर्ण होने पर ही प्रभावशाली बनते हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी होता है।
शक्ति दमनात्मक होती है, उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। हम जानते हैं कि शक्ति क्या है, दमनात्मक होती है। जब कोई उसके आदेशों का पालन नहीं करता है तब शक्ति अपने बल का प्रयोग करती है और सामने वाले को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका दमन करके उससे वह कार्य करवाया जाता है। जबकि प्रभाव कैसा होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें सामने वाले को उसकी इच्छा के विरुद्ध दबाया झुकाया नहीं जाता, अपितु वह अपने सहर्ष सहमति से अपने नेता या अपने धर्मगुरु की बात को मानता है, जिसके प्रभाव को वह स्वीकार कर रहा है। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है। देखिए, हम जानते हैं शक्ति का प्रयोग किसी की इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। मान लीजिए चौराहे पर खड़ा पुलिस वाला किसी व्यक्ति को हेलमेट पहनने की कहता है या उसे किसी रास्ते पर जाने से रोक रहा है और व्यक्ति उस रास्ते पर जाना चाहता है, तो ये क्या है, इसमें दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। सामने वाले व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उस पर इसे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। लेकिन जो प्रभाव होता है वह संबंधात्मक होता है, जिसमें शक्ति धारण करने वाला और उस शक्ति को स्वीकार करने वाला, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जब वह आदेश देता है तो उसका जो अनुचर है वो सहमति से ही उसकी बातों को मान लेता है। इसमें पढ़ेंगे कि लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है और इसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है। इसके अलावा शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, जबकि प्रभाव पूर्णतया प्रजातांत्रिक है। बिल्कुल सत्य बात है, शक्ति अप्रजातांत्रिक है क्योंकि इसमें सामने वाले को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है या उसे दबाया जाता है। जबकि वहीं जो हमारा प्रभाव है वह प्रजातांत्रिक है, क्योंकि इसमें सामने वाले की पूर्ण सहमति आश्रित होती है, पूर्ण सहमति इसमें शामिल होती है। शक्ति कितनी भी हो, कितनी वैदिक हो, उसे स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अंग्रेज भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों का पालन करवाते थे, जबकि महात्मा गांधी प्रभाव का प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा कि शक्ति को यदि स्थिर होना है तो उसे जनता में अपना प्रभाव जमाना होगा। यदि जनता आपकी शक्ति से प्रभावित नहीं है तो होगा क्या कि जल्दी ही ऐसे शासकों के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती है, जबकि प्रभाव को स्थिर होने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। महात्मा गांधी का यह उदाहरण दिया है, हम और भी कोई उदाहरण दे सकते हैं। कोई धार्मिक गुरु है, कोई धर्म संत है, कोई नेता है जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन लोग उससे प्रभावित इतने हैं कि उसके कहने पर ही चलते हैं। एक आदर्श शिक्षक का प्रभाव अपने बच्चों पर बहुत अधिक है, तो वह शिक्षक यदि अपने छात्रों को कोई कार्य करने के लिए देता भी है तो क्या होता है, उसके कार्यों से लोग सहमत होते हैं और लोगों जो छात्र सहमत होते हैं और छात्र उसके आदेशों की सहर्ष पालना करते हैं। तो ये हमने पढ़ा शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। अब हम जानेंगे शक्ति के विविध रूपों के बारे में। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत विस्तृत प्रयोग होता है, जिन्हें हम शक्ति के विविध आयाम कह सकते हैं। मोटे रूप में 3 तरह की शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति की पहचान कर सकते हैं। आइए इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं राजनीतिक शक्ति का। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है समाज के मूल्यवान संसाधनों जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन। सामान्यतः राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका करते हैं, जिन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं। इसके अलावा विभिन्न दबाव समूह, राजनीतिक दल, प्रभावशाली व्यक्ति भी सार्वजनिक नीतियों को यानी कि सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें हम शक्ति के अनौपचारिक अंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजनीतिक शक्ति से मतलब क्या होता है। राजनीतिक शक्ति क्या है? समाज के मूल्यवान संसाधनों जैसे पद, प्रतिष्ठा, समाज के मूल्यवान संसाधनों
के विभिन्न समूहों में आवंटन की प्रक्रिया। आपने पिछली क्लास में डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को पढ़ा होगा, जिसमें डेविड ईस्टन ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया। तो राजनीतिक शक्ति से यहाँ तात्पर्य है सरकार से। सरकार या वह निकाय जिसके द्वारा समाज में लोगों के बीच में इन चीज़ों का आवंटन किया जाता है, जो शासन प्रणाली का संचालन कर रहे हैं। अब राजनीतिक शक्ति का प्रयोग हम दो रूपों में देखते हैं, एक है औपचारिक रूप में और एक है अनौपचारिक रूप से। औपचारिक अंग में आते हैं आपके विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भारत में यदि हम देखें तो विधायिका है भारत की संसद, कार्यपालिका है प्रधानमंत्री मोदी और उनका मंत्रिमंडल, और न्यायपालिका है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये तीन संस्थाएं वो हैं जो भारत के लोगों के लिए कानून बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं एवं इन कानूनों की उल्लंघना पर दंड देने का कार्य भी करते हैं। ये कहलाते हैं राजनीतिक शक्ति के औपचारिक अंग। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक शक्ति के अनौपचारिक अंगों के बारे में। प्यारे बच्चों, केवल सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ही नहीं, अपितु समाज में कई प्रकार के हमारे दबाव समूह भी होते हैं, जो कि राजनीतिक शक्ति को, सरकार के निर्णयों को, सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। जैसे हमारे किसान संगठन हैं, हमारे मजदूर संगठन हैं, हमारे उद्योगपतियों व्यापारियों के संगठन हैं, हमारे छात्र संगठन हैं, हमारे शिक्षक संगठन हैं। आप आए दिन देखते होंगे कि किसी मुख्यमंत्री ने या किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो उसके निर्णय के विरोध में जनता सड़कों पर उतरती है और विभिन्न संगठन उसका विरोध करते हैं। जैसे अभी हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि निजी स्कूल छात्रों से, अभिभावकों से फीस नहीं मांगेंगे। तो डोटासरा के इस निर्णय के खिलाफ निजी स्कूल शिक्षक संघ ने जो है आपके स्ट्राइक किया हुआ है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर बराबर दबाव भी बना रहे हैं। तो ये कहलाते हैं दबाव समूह। ये दबाव समूह हालांकि इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसीलिए इनको अनौपचारिक अंग कहते हैं, लेकिन ये भी इतने प्रभावशाली होते हैं कि ये भी सरकार की नीतियों को बराबर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अगले आता है इसमें राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों में मान लीजिए कि किसी दल की सरकार है और दूसरे दल की नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकता। आज भारत में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है और उनकी सरकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस, बसपा, सपा, ये और भी जितनी पार्टियां हैं यह पूरी तरह से कमज़ोर हों या नीतियों को प्रभावित ना कर सकें। तृणमूल कांग्रेस है, एनसीपी है, ये जितने भी विपक्षी दल हैं, ये विपक्षी दल भी सरकारों की नीतियों को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखते हैं। अगला आता है इसमें प्रभावशाली व्यक्ति भी नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, और प्रभावशाली व्यक्तियों में आते हैं हमारे बड़े बड़े नेता, मायावती, मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी। इसके अलावा हमारे बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी, अडानी, टाटा सेठ, ये सब क्या हैं? ये समाज के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और ये इनका रुतबा इतना है कि ये भी सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो हर वह अंग जो कि सरकारी नीतियों को, सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित कर रहा है, उसे हम राजनीतिक शक्ति का धारक कह सकते हैं। बच्चों, ये होती है हमारी राजनीतिक शक्ति। अगले में पढ़ेंगे हम अगली शक्ति हमारी आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व। आर्थिक शक्ति अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। लेकिन आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंध किस तरह के हैं, इसे लेकर उदारवाद और मार्क्सवाद में अंतर है। उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व हैं जिनमें आपस में अंतर्निर्भरता रहती है, और अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता। दूसरी ओर मार्क्सवाद का कहना है
मानना है कि सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति के नींव पर ही टिकी होती है एवं आर्थिक शक्ति ही समाज में राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है। प्यारे बच्चों, अब हम समझ रहे हैं आर्थिक शक्ति को। हमने समझा कि आर्थिक शक्ति क्या है, कि समाज में उत्पादन के जो साधन हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी खनिजों की खदानें हैं, इन सब पर स्वामित्व किसका है, और समाज में जो राज्य की मूल्यवान संपदा है, धन संपदा है, उस पर स्वामित्व किसका है। क्या उस पर स्वामित्व सरकार का है या उस पर स्वामित्व बड़े बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों का है। तो ये जो कहलाती है, ये हमारी आर्थिक शक्ति कहलाती है। आर्थिक शक्ति अनेक प्रकार से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। अब इस बारे में हमारे पास दो हैं आइडिया, एक है हमारे उदारवादी, दूसरे हमारे मार्क्सवादी। उदारवादी ये मानकर चलते हैं कि समाज में अनेक प्रकार के निकाय हैं, जैसे कि सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, और सांप्रदायिक संगठन हैं, मजदूरों के संगठन हैं, और ये ऐसे ही संगठनों में एक क्या है, आर्थिक संगठन भी हैं। तो वो ये मानकर चलते हैं कि केवल आर्थिक संगठन ही प्रभावित नहीं करते, अन्य सभी संगठन भी प्रभावित करते हैं। तो राजनीति का और अर्थव्यवस्था का इतना कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। आगे चल कर के वो ये कहते हैं कि चूंकि घनिष्ठ संबंध नहीं है, इसीलिए राजनीति को, राज्य व्यवस्था को, सरकारों को, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम पाते हैं हमारे मार्क्सवादियों को। मार्क्सवादी ये मानकर चलते हैं कि सभी तरह की जो शक्ति है वो आर्थिक शक्ति के नींव पर टिकी होती है। प्यारे बच्चों, पिछली साल आपने मार्क्सवाद के बारे में पढ़ा होगा। मार्क्स ये मानकर चलता है कि दो प्रकार के वर्ग हैं, एक पूंजीपति, एक श्रमिक। और जो पूंजीपति है, जिसके पास आर्थिक शक्ति है, उसके हाथों में राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार की शक्ति होती है। तो मार्क्सवादी मानकर चल रहे हैं कि सभी तरह की शक्ति की नींव क्या है, केवल आर्थिक शक्ति। तो आर्थिक शक्ति ही समाज में क्या करती है, राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है, जिसकी जो समाज में सरकार भली किसी की बन जाए, लेकिन समाज में जो धनाढ्य वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, सरकार हमेशा ही उनके हित के लिए ही कानून बनाती है, उनके हित का ही सोचती है। तो इस प्रकार जो भी राजनीतिक शक्ति है, उसका निर्धारण आर्थिक शक्ति के द्वारा ही होता है। यद्यपि पूर्व सोवियत संघ जैसे साम्यवादी राज्य में निजी संपत्ति और उत्पादन के निजी स्वामित्व रोक के बावजूद राजनीतिक रूप से ताकतवर नया वर्ग अस्तित्व में बना रहा, जिससे स्पष्ट है कि मार्क्सवाद की धारणा सत्य नहीं है। अब मार्क्सवादी ये कहते हैं कि सभी तरह की राजनीतिक शक्ति की नींव क्या है, आर्थिक शक्ति है। तो हम क्या करेंगे, हम सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करेंगे, सर्वहारा की क्रांति करेंगे, जिसके बाद सारे उद्योग धंधों पर श्रमिक वर्ग का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग का अस्तित्व नहीं रहेगा। और जब आर्थिक शक्ति सर्वहारा के या श्रमिकों के नियंत्रण में आ जाएगी, तो किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं रहेगा। लेकिन मार्क्सवादियों की यह धारणा गलत सिद्ध हुई थी। पूर्व सोवियत संघ में हम देखते हैं कि सारे उद्योग धंधों पर आपके साम्यवादी दल के नेताओं का नियंत्रण हो गया, साम्यवादी दल का नियंत्रण हो गया, निजी संपत्ति समाप्त कर दी गई, सारे उद्योग धंधे समाज के स्वामित्व में स्थापित कर दिए गए, लेकिन फिर भी श्रमिकों का शोषण होता रहा। समाज में एक नया वर्ग उभर कर के आया, और ये वर्ग था साम्यवादी दल के नेताओं का। और जो शोषण पूंजीवादी समाज की विशेषता हुआ करती थी, वह विशेषता कहाँ हो गई, वही विशेषता अब साम्यवादी दल के इन नए वर्ग ने धारण कर ली। यहाँ पर जिस नए वर्ग के अस्तित्व की बात हो रही है, उससे तात्पर्य है द न्यू क्लास। हमारे एक थिंकर हैं मिलोवान जिलास। मिलोवान जिलास ने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास के अंतर्गत लिखा है कि सोवियत संघ में एक नया वर्ग पैदा हो गया है, जो कि शासन सत्ता पर नियंत्रण रखे हुए है, नियंत्रण कर रहा है। और इस नए वर्ग ने समाज में पुनः दो वर्गों की स्थापना कर दी है, एक शक्तिशाली वर्ग और एक शक्तिहीन वर्ग। प्यारे बच्चों, तीसरी है हमारी विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारा का अर्थ है विचारों का समूह, जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है।
यह लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। यह विचारधारा किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है, इसलिए उसे वैधता प्रदान करती है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं और इन्हें उचित ठहराने के लिए उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्म मानववाद इत्यादि विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है। लेकिन कोई विचार किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में जन्म लेता है, कालांतर में परिस्थिति पुरानी पड़ जाती है और तर्क की दृष्टि से विचार पुराना पड़ जाता है, परंतु कुछ लोग उस विचार को बनाए रखते हैं क्योंकि उसके साथ उनके स्वार्थ जुड़े रहते हैं। यह वर्ग इसे बचाए रखने के लिए हिंसा का भी प्रयोग करता है। मार्क्सवाद, साम्यवाद के नाम पर पूर्वी सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों में हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। माओवादी चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर लाखों लोगों का सफाया कर दिया गया। भारत में माओवादी, नक्सलवादी इसी विचारधारा से प्रेरित होकर हिंसक कार्यवाही में संलग्न हैं। कई बार लोकतांत्रिक देशों में भी कुछ लोग अपनी विचारधारा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हिंसा की कार्यवाही में संलग्न हो जाते हैं। भारत के केरल राज्य में मार्क्सवादी कार्यकर्ता अपने वैचारिक विरोधियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाहियों में संलग्न हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारी विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारा से तात्पर्य क्या होता है? विचारों का वह समुच्चय जिसके द्वारा लोगों को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था अपने शासन को जनता की नज़रों में सही ठहराने के लिए, उचित ठहराने के लिए अलग अलग प्रकार की विचारधारा का प्रयोग करती है। पश्चिमी देशों में चलती है उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा और पूर्वी यूरोप और चाइना, इन देशों में चलती है साम्यवादी विचारधारा। लेकिन विचारधारा एक ऐसी चीज़ है जो कि समय काल की परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन इस विचारधारा के साथ कुछ लोगों के स्वार्थ जब जुड़ जाते हैं, तब वे लोग इस विचारधारा को ज़बरदस्ती जिंदा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसका अनर्गल प्रचार किया जाता है, लोगों को बहकाया जाता है और अपनी विचारधारा को सही ठहराने के लिए हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं चाइना में सांस्कृतिक क्रांति जो 1956 में हुई, उसमें लगभग 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूर्वी सोवियत संघ में भी इसी प्रकार की घटना हुई। 1976 से 1979 के बीच में कंबोडिया में खुमैर रूस का शासन था। किसका शासन था? खुमैर रूस का। और खुमैर रूस ने अपने देश की 1/4 आबादी को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा ही एक देश है वियतनाम। वियतनाम में 1975 में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और उसके बाद वियतनाम ने आपके पोर्ट का, बंदरगाह का काम करना शुरू किया। कहते हैं कि बंदरगाह के निर्माण में वहाँ 50,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और जैसे लोग मरते गए उनकी लाशों को समंदर में ही बहा दिया गया। और आज भी आप देख लीजिए कि आपका एक देश है उत्तर कोरिया, जिसका शासक है किम जोंग उन। आपने सुना होगा, न्यूज़ चैनल पे भी आपने उसे देखा होगा। तो किम जोंग उन उत्तर कोरिया में इतनी भयंकर भुखमरी है कि लोग नरभक्षी तक बन रहे हैं और वहाँ का शासक इतना क्रूर है कि उसकी बात ना मानने पर लोगों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया जाता है। लोकतांत्रिक देशों में भी इस प्रकार के अराजक तत्व अपनी विचारधारा को बनाए रखना चाहते हैं। भारत में माओवादी, नक्सलवादी हिंसा है। केरल राज्य में जो वहाँ की साम्यवादी सरकार है, जिस प्रकार से वो अपने विरोधियों का दमन करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि भारत में भी इस प्रकार की विचारधारात्मक हिंसा के लिए पर्याप्त स्थान बचा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शक्ति की संरचना के बारे में।